अफगानिस्तान ने पूरी सिचुएशन वॉर की बदल दी, पूरे हालात बदल दिए पाकिस्तान के। कल कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक करता है वहां पे महिलाओं को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, पर अफगानिस्तान सिर्फ गुरीला वॉरफेयर कर सकता है, सिर्फ ट्राइबल वॉरफेयर कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर वो टेरर अटैक शायद कर पाएगा या अपनी फ्रीडम के लिए वो लड़ाई लड़ सकता है बॉर्डर पे, पर वो एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता, उसके पास कोई एयरफोर्स नहीं है। पर एकदम हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान के ऊपर भारत की एयर स्ट्राइक तो पता है आपको किस तरह होती है, पर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओवरनाइट एयर स्ट्राइक कैरी आउट करती है बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनवा के अंदर, और ये वो खुल के अपने आप आके बोलते हैं कि हमने किस तरह इसको प्लान आउट किया और किस तरह हमने इसको कैरी आउट किया। पाकिस्तान भी इन एयर स्ट्राइक्स को डिनाई नहीं कर पा रहा है। तो पाकिस्तान की तो हालत एकदम चेंज हो गई। बलूचिस्तान में वैसे ही एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही है जो बहुत स्ट्रांग है। अब अफगानिस्तान के पास एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहां से आई? अननोन मैन के बारे में आप सुनते हैं, ये अननोन एयरफोर्स कहां से आ गई? और अब पाकिस्तान के डिफेंसेस की क्या हालत है, रडार्स की क्या हालत है? अगर अफगानिस्तान के अंदर से आके एयर स्ट्राइक हो जाए तो पूरा सिचुएशन बलूचिस्तान से लेके खैबर तक अब अपराइजिंग, रिवोल्ट, रेवोल्यूशन में हो गया है। और क्या पाकिस्तान की सरकार सरवाइव कर पाएगी? क्योंकि एक फॉरेन नेशन अफगानिस्तान इस तरह का हमला पाकिस्तान पे कर पा रहा है। दूसरी तरफ आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वहां पे पानी अभी भी सस्पेंडेड है, रुका हुआ है। तीसरी तरफ पीओके के अंदर भी एक सरकार के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट रिवोल्ट चल रहा है। तो पूरा पाकिस्तान का ये जो अटर कोलैप्स और इसमें जो ये नया डायमेंशन आया है, अफगानिस्तानी एयर स्ट्राइक, डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। Thank you, Iskaran. And despite the time differential, we are still connected. Thank you so much for your curiosity and the passion that you are showing. And I wish you all success. And through your channel to your viewers, I wish them best of health and happiness. थैंक यू सर। और जो पॉइंट आपने उठाया है इसका जवाब मैं शुरू टाइम को मद्देनजर रखते हुए विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। मैं हमारे दर्शकों को थोड़ा ध्यान में ले जाना चाहता हूं। 27 सितंबर 2020 को ये जो सेकेंड नगोर्नो कराबाख वॉर हुआ था अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, अजरबैजान ने काफ़ी ड्रोन्स को, कॉम्बैट ड्रोन्स को लॉइटरिंग एम्यूनिशन के साथ आर्मेनिया के टैंक्स और जो एयर डिफेंस गन्स हैं, आर्टिलरी और उनका जो कंसंट्रेशन और असेंबली एरियाज थे इन्फेंट्री का, उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तब से अगर आप देखेंगे मॉडर्न वॉरफेयर 21st सेंचुरी में अगर कोई बदलाव या टर्निंग पॉइंट आया है तो ये 27 सितंबर का जो लड़ाई शुरू हुई थी नगोर्नो कराबाख वॉर, जिसमें अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, अजरबैजान को हेल्प करने वाले जो देश है वो टर्की है और अजरबैजान से तेल खरीदने वाला देश जो है वो है इजराइल, और इसी तरह आर्मेनिया को सपोर्ट करने वाला देश है रशिया, और ईरान भी सपोर्ट करता था। लेकिन रशिया का लड़ाई उसके बाद 2022 से शुरू होने के बाद वो पुल बैक कर लिए थे और ईरान काफ़ी हद तक उसमें जुड़ा हुआ था। और हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहे हैं आज के दिन में, ये हम आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया। तो ये बैकग्राउंड के साथ मैं सिर्फ टर्निंग पॉइंट को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये अगर आप देखेंगे मॉडर्न वॉरफेयर का जो एक नया पहलू के साथ लड़ाई बढ़ती जा रही है, उसका जो दो चीजें को बड़े डिफेंस एनालिस्ट एनालाइज करते हैं, एक बोलते हैं नेचर ऑफ वॉर, दूसरा कहते हैं कैरेक्टर ऑफ वॉर। मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, बेसिकली कहना चाहता हूं टेक्नोलॉजी आ गया है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप जिस चीज को हवाई जहाज से हमला करते थे, और हवाई जहाज का कीमत अगर 50 मिलियन, 100 मिलियन, 120 मिलियन है, एक ड्रोन का कीमत है 20,000 $20,000, तो उसको कंपेयर करिए। और जो नुकसान पहुंचाता है एक $20,000 का एक ड्रोन है, इसके अंदर जो आपका लॉइटरिंग एम्यूनिशन होता है एक टैंक को बर्बाद करता है। टैंक का कॉस्ट होता है कितना, $50 मिलियन। अब देखिए फोर्स का जो रेशियो, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। तो ये जो इसको कैरेक्टर ऑफ वॉर जो है चेंज हो गया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आप काफी अंदर लॉन्ग रेंज पेनिट्रेटिंग वेपन सिस्टम को एरियल प्लेटफॉर्म से, और उसका जो सर्वेलेंस गाइडेंस है,
इसी प्लेटफॉर्म में उसका कैमरा है, वो टारगेट को देख रहा है और टारगेट को देख के उसका जो अलग अलग बेरिंग है, लैटिट्यूड लंगिट्यूड है, उसको करेक्शन दे रहा है और अपना हथियार को लॉइटरिंग पूरा लैच ऑन करने के बाद अपना मिसाइल को फायर करता है। तो इस किस्म की जो बदलाव हुआ है, इससे बहुत ही एक अनोखा किस्म का मॉडर्न वॉरफेयर का एक टर्न अराउंड हुआ है। वही टर्न अराउंड का जो पहलू है आप अभी हाईलाइट कर रहे हैं, और उस पहलू को मैं उसको थोड़ा सा आगे की तरह ले जाना चाहता हूं कि ये अफगानिस्तान अभी क्या क्या है। उसके पास तो एयरफोर्स नहीं था, हाँ। लेकिन सेल्फ एस्टीम, एक आत्म जो विश्वास होता है वो है, और एक उनका जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का देश का जो एक एक कॉन्फिडेंस के अलावा एक रिस्पेक्ट होता है, इज्जत होता है, सेल्फ एस्टीम जिसको बोलते हैं वो है। ये एक देश है जिसका नाम कोई सारे बहुत सारे विद्वान है दे रखे हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार वहां पे जो गया है, चाहे आप एंग्लो अफगान वॉर की बताइए, या आप अमेरिका की बात करिए, या रशिया की बात, वहां पे कोई टिका नहीं है, सब वापिस आए हैं। जो पंगा लेता है तालिबान के साथ उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वही लड़ाई ये अभी ड्रोन के जरिए से। लेकिन सवाल उठता है पैसा कहां से ला रहे हैं, कौन दे रहा है टेक्नोलॉजी उनको? ये मैं सर, अभी मेरे पास अगर मैं ऐसा सर अगर मैं नहीं सर, मैं आपसे सवाल तो स्पेसिफिक पूछूंगा क्योंकि इस सवाल में बहुत बातें छुपी हुई हैं। देखिए सर, वो उनके अंदर लड़ने का जज्बा है, उनके अंदर वो स्पिरिट है, वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है, पर वो तो अपनी ज्योग्राफी को यूज करते हुए उनको जिस तरह अपने आप को डिफेंड करना आता है, आपने बताया भी था पिछले 2-4 पॉडकास्ट पहले कि कितना वो इनोवेट करके अपने आप को डिफेंड कर रहे थे रशिया के टाइम पे, अमेरिका के टाइम पे। बट मोरालिटी या स्पिरिट से वेपनरी और टेक्नोलॉजी तो नहीं आती। जब ईस्ट इंडिया एम्पायर पूरा, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा वर्ल्ड कॉन्कर कर रही थी तो बहुत सारी फाइटिंग स्पिरिट अफ्रीका में भी थी, पर टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब एयर स्ट्राइक की टेक्नोलॉजी अभी तक अफगानिस्तान ने नहीं दिखाई थी। ये सडनली जो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, और वो तो इसको एयर स्ट्राइक की वर्ड दे रहे हैं, अब ड्रोन इज ऑल्सो एन एयर स्ट्राइक, एरोप्लेन तो आई प्रिज्यूम नहीं है। तो इसमें दो फैक्टर्स आए सर, एक कि पाकिस्तान का रडार वो चीरते हुए गए, दैट मींस पाकिस्तान का रडार सिस्टम समहाउ फ्लॉप, तो थोड़ा उस पर भी आप कहिएगा, और पाकिस्तान के लिए अब एक नया थ्रेट पीछे से शुरू हो गया है। और दूसरा कि अगर हम एक प्रिजम्पशन करें तो कौन सी वर्ल्ड पावर हो सकती है, यूएस, रशिया, इंडिया, के अननोन मैन हम सुनते थे, अब अननोन एयरफोर्स, अननोन ड्रोन्स कहां से आने शुरू हो गए। अगर आप पॉसिबिलिटीज परमुटेशन कीजिए, किसी पावर ने तो दी है, उनके पास तो मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज सर? आपकी स्माइल बहुत कुछ तारी है, बट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इफ वी गेम थ्योरी इट आउट? आई एम जस्ट सेइंग गेम थ्योरी, किसी ने तो दिया ही है सर, खुद तो बना नहीं सकते, तो क्या हुआ है ये एकदम से? और पाकिस्तान के डिफेंस की क्या हालत है, रडार की क्या हालत है, ये भी बहुत जरूरी है। क्या वहां पे कंसंट्रेशन नहीं थी या बिल्कुल फ्लॉप हुआ है? इन्होंने चलिए, अब बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है किरण साहब, आप तो बहुत विद्वान है, पढ़े लिखे, सिर्फ जुडिशरी नहीं कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी अमेरिका में बैठे हैं, आपको पता है सवालों का जवाब, लेकिन चंद एक चीजें हैं कोई कारण की वजह से मैं इसको खुलासा करना नहीं चाहता हूँ। कौन है अननोन गनमैन ये हमें हिंदुस्तानियों को नहीं पता है, लेकिन जब तक टेररिस्ट को मार रहा है, जब तक पाकिस्तान को ठोक रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहा है, उसको शाबाशी दीजिए। धुरंधर 1, धुरंधर 2, अभी धुरंधर 3 में शायद इसका जवाब मिल जाएगा। ये कौन है ये ड्रोन वाला जो है अननोन ड्रोन वॉरफेयर चला रहा है? तो वो जवाब मेरे मुंह से देने की वजह से थोड़ा सा इंतजार करते हैं, लेकिन उसका थोड़ा टेक्नोलॉजी और टेक्निक क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी, ये सुन के शायद हमारे दर्शकों जो है काफी हैरान होंगे। एक ड्रोन का वॉरफेयर में एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शुरू हुआ है, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए दूसरा है रडार को, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में रडार पिकअप नहीं कर पाता है। नंबर एक कारण होता है कि उसको बोलते हैं नैप ऑफ द अर्थ, ग्राउंड कंटूर के साथ बहुत क्लोज। जैसे अभी हिंदुस्तान ने 4-5 दिन पहले एक बोलते हैं कि घोस्ट मिसाइल को ट्रायल किया है, जो कि टॉमॉक मिसाइल के बराबर है, बल्कि बराबर नहीं, उससे कोई गुना बेहतर है। टॉमॉक को तो फिर भी कोई एक आधा रडार पिकअप किए हैं अभी तक, लेकिन ये जो हिंदुस्तान ने घोस्ट मिसाइल ट्रायल किया है, समुद्र के जो पानी का लेवल से 30 मीटर ऊपर उसका है लेवल ऑफ, 30 मीटर ऊपर का कोई भी विश्व में कोई रडार है ही नहीं उसको पिकअप करने का। प्लस वो डायरेक्शन अपना चेंज करते रहता है, रूट चेंज करता है। इसी तरह जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जो ड्रोन है, इसका एक काबिलियत है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ड्रोन अलग अलग किस्म के होते हैं। जो लॉइटर एम्यूनेशन आजकल लेटेस्ट है, मतलब लॉइटर मींस ड्रोन के साथ एम्यूनेशन लोडेड है,
उसके साथ कैमरा है, वो टारगेट देख रहा है, टारगेट को असर्टेन करने के बाद फिर जाके एमुनेशन को फायर करता है, ठीक है नहीं। सो इसके साथ बहुत चीजें जुड़े हुए हैं, समय अगर होगा मैं आपको कवर करूंगा किस तरफ आज के दिन में एआई ड्रिवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ड्रोन, उसका छोटा सा एक काइनेटिक मिसाइल है, एक कीड़ा जैसे होता है, एक सैनिक का माथे के ऊपर जाके प्लांट करता है थर्ड आई के ऊपर, थर्ड आई ये है, और उसका बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन से जरिए से उसको पहचानने के बाद उसका स्कल के बीच में से उसका फायर हो रहा है। ये शायद सुन के आप हैरान होंगे, ये यूक्रेन ने अभी सक्सेसफुली ट्राई आउट नहीं, एम्प्लॉय किया है, डिप्लॉय किया है रशियन सोल्जर्स के खिलाफ। तो अगर यूक्रेन कर सकता है, जो कि अभी ट्रायल चल रहा है कहां पे, अमेरिका बर्कले यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक इवैल्यूएशन हो रहे हैं, इजराइल के साइंटिस्ट उधर जुड़े हुए हैं, तो ये चीज इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, हमास के खिलाफ, लेकिन यूक्रेन ये कैसे। सो टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है, उसका कोई बैरियर नहीं है। जो चीज हम सोच रहे हैं कि ईरान के पास नहीं होगा, यार बहुत प्रिमिटिव मिडिएवल एज का एक कंट्री है, लेकिन देखिए उन्होंने क्या कर डाला है, अभी वो हिला दिया सबको, ठीक है ही नहीं। सो इसी तरह आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं, एक है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अलावा वो अभी ये कर रखे कि जो रडार है, रडार का जो स्कैनिंग, जैसे पेट्रोट मिसाइल का रडार का एक कोण होता है 120 डिग्री, 240 डिग्री उसका खाली पड़ा है, नंगा है। तो इसके राडार का कैपेबिलिटी को मद्देनजर रख के ये अपना रूट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन सिलेक्ट करते हैं, टारगेट हिट करते हैं और वापस आ जाते हैं। नहीं होता है तो कोई कोई होते हैं लॉइटर एम्युनिशन, जिसको फिदाइनी अटैक वाले जो कहते हैं, वो जाता है टारगेट हिट करेगा, वहीं पे बस नुकसान हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन कॉस्ट एसिमेट्री काफी उच्च स्तर का है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, ये कहां से ला रहे हैं। अफगानिस्तान इतना गरीब नहीं है। अफगानिस्तान ने, यही तालिबान, उन्होंने ओपियम प्रोडक्शन होता था, वो सारे खेतों को जला दिए हैं पिछले 2 साल के अंदर, है ही नहीं। अब ये सैटेलाइट पिक्चर कहता है उनके पास कोई है ही नहीं, तो पैसे कहां से ला रहे हैं। बाय राइचियस मीन्स, बाय राइटफुल मीन्स, या कोई सपोर्ट कर रहा है। मेरे विचार के मुताबिक, जितना मेरे को समझ में आ रहा है, ये कुछ डबल गेम ट्रिपल गेम चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अभी यूएस के गोद में जाके बैठा है, उसको बोल रहे हैं बेस्ट फील्ड मार्शल है। तो ये चीज जो है ना, ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी में ये चीजें पसंद नहीं होते हैं। हो सकता है कि चाइना से कुछ उनको एडिशनल फंड मिल रहा है, अननोन अनअकाउंटेड, जैसे बांग्लादेश को मदद कर रहे हैं, हो सकता है वो, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट, यूनाइटेड EFWD। ये 1922 में ये शुरू हुआ था और ये 2019 5 अगस्त 2019 तक काफी स्लो मोशन में चलते रहा हाइबरनेट। अचानक 5 अगस्त को जैसे ही आर्टिकल 370 हमारा एब्रोगेट हो जाता है 35 अल्फा, तो चाइना का ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ प्रोपोर्शन बजट अलॉट होता है। किसको? यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट। उनका काम क्या है? उनका काम यही जो मैं बता रहा हूं, ये इस किस्म की काम है। लीडरशिप का बदलाव लाना है, मन में बदलाव लाना है और पूरा एकदम नैरेटिव को चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है कि इसके जरिए से वो दे हो सकता है अमेरिका डबल गेम खेल रहा है, जैसे पाकिस्तान उनके साथ पिछली बार बोलते रहा कि भाई उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ओसामा बिन लादेन को पूरा 20 साल लग गया, मिले नहीं वहां पे ओसामा बिन लादेन। कहाँ मिला? अबोटाबाद में। और 2018 2019 अभी भी, थोड़े दिन पहले, 1.5 साल पहले, जब तक मुनीर साहब जाके गोद में नहीं बैठे थे, बिलबिला होते थे, डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे पाकिस्तान को हमने $32 बिलियन दिया है, कंटेनर्स भर भर के दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान जवाब में क्या दिया है? डिसीट, बिट्रेयल। तो हो सकता है वो भी डबल गेम खेल रहा हो सकता है इसी चक्कर में बलोची लिबरेशन आर्मी जो है, उनको टेररिस्ट के लिए डिक्लेयर करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार से ज्यादा, मेरे ख्याल से 2 या 3 बार ऑलरेडी प्रपोजल जा चुका है। अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज उसको वो अपोज कर रहे हैं कि नहीं, वो टेररिस्ट नहीं है, वो फ्रीडम मूवमेंट के लिए ये करे। हो सकता है अमेरिका सपोर्ट कर रहे हो, तो ये मैं अभी कह नहीं सकता हूं। आने वाले समय में आप एक नया पिक्चर देखने जा रहे हैं, हो सकता है उसका नाम होगा धुरंधर 3, और धुरंधर 3 में ये सब जवाब मिलेंगे। सर, मैं इसमें सिर्फ एक लास्ट चीज इस पे जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आपने एज अ ट्रू डिफेंस एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया आपने 2 पॉसिबिलिटीज तो दे दी कि चाइना हो सकता है या यूएस हो सकता है जो ये अननोन एयरफोर्स दे रहा है, बट आपने इंडिया की पॉसिबिलिटी डिस्कस नहीं की। मैं थोड़ा बोल देता हूं, क्योंकि मैं तो बोल सकता हूं जिसमें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, आप उसको जैसे मर्जी कीजिएगा,
कि ऑफिशियली इंडिया अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भारत आने देता है, इंडिया वहां से मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री कांटेक्ट करता है, जो शुरू में बहुत कंट्रोवर्सी जनरेट करता है कि आप तालिबान के साथ भैया क्यों मिल रहे हो। ये बात अभी नहीं, एक पिछले साल से सिलसिला चलते आ रहा है। फिर ऑफिशियली मुझे नहीं पता यूएस ने वहां पे कितनी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है, इंडिया जहाज भेजता है वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड के, वहां पे वो देता है, फूड भेजता है, गोले भेजता है, दवाई की गोलियां भेजता है। वो दवाई की गोलियां हैं या कौन सी गोलियां हैं मुझे नहीं पता, किसी को पता नहीं हो सकता, बट बड़ा क्यूरियस सरकमस्टांसेस हो रहे हैं। और इसके बीच में जब ये होता है, पर ठीक है आप उस पर स्माइल कर रहे हैं और धुरंधर 3 का हम वेट करते हैं, बट इट इज प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज जिसको हम बोलते हैं। तो मैं थोड़ा डिफरेंट एंगल पे आना चाहूंगा सर। अगर सर अफगानिस्तान ये ड्रोन कैपेबिलिटी या एक फंक्शनिंग एयरफोर्स हो गई है, जिसकी अब ड्रोन बेस्ड है, हेलीकॉप्टर बेस्ड हो, जहाज बेस्ड हो, जैसे भी बेस्ड हो, अगर फंक्शनिंग एयरफोर्स हो गई है, हाउ डिफिकल्ट डज दैट सिचुएशन बिकम फॉर पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान उसको एक टाइम पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता था, बिरादर मुल्क मांगता था। अब उसके पीछे ना सिर्फ फिजिकली ह्यूमन एलिमेंट है, बट एक एयर स्ट्राइक अगर एलिमेंट आ जाता है, तो is Pakistani defense capable of handling this, because they were never prepared for it? Is it a massive shock for them? What is their capability vis-a-vis this? How big a problem is an airstrike from Afghanistan for Pakistan defenses? बहुत अच्छा, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं ये सवाल का जवाब के लिए। अपना ध्यान आप ऑपरेशन सिंदूर की तरफ ले जाइए। ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत कुछ महत्वपूर्ण अचीवमेंट, हमारे लेसन जो बोलते हैं, ये हिंदुस्तान को दिया है, पूरा विश्व को दिया है। आजकल तो अमेरिका से लोग आके रिसर्च कर रहे हैं कैसे हिंदुस्तान ने 4 दिन के अंदर इतना कैसे किया, अमेरिका नहीं कर पाया। अमेरिका बोलते रहा 4 दिन 6 दिन, अभी देखो 100 दिन से ज्यादा हो गया ईरान के खिलाफ, अभी भी वो राजी तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए ये डिफीट। वो कह रहे हैं कि नहीं हम जीत के साथ जा रहे हैं। हो सकता है, मैं उसको बोलता फिक्शनल विक्ट्री बोलते हैं उसको, क्योंकि ये ऐसा एक ट्रैप में, इंट्रैपमेंट में फंस गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी बुरी तरह फंसी हुई है और बुरी तरह। चलिए मैं आपके चैनल के जरिए ये बता देता हूँ, ये मेरा स्पेकुलेशन नहीं है, ये मेरा अंदाज नहीं है, ये मेरा स्टडी है। रिसर्च इंडिकेट कर रहा है कि अफगानिस्तान बिल्कुल उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, ना कि बराबर नहीं, बिल्कुल मना कर दिया। स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो दूर की बात है, वो बॉर्डर तक वो कह रहे हैं दुरान लाइन एक्सेप्टेबल नहीं है। अफगानिस्तान कह रहा है इस, वो अभी डिमांड क्या कर रहे हैं, ये जो ड्रोन अटैक हुआ है वो कह रहे हैं कि जैसे आप बॉर्डर को नहीं मान रहे थे, वायलेशन ऑफ एयर स्पेस, ये माना जाता है कि आपने ओपन एंडेड कॉन्फ्लिक्ट कर दिया। जब तक सीज फायर और एक एग्रीमेंट नहीं होता है, पीस नहीं होता है। तो उन्होंने एक बार नहीं, आप गूगल करके देखेंगे 714 2024 से लेके आज तक 714 टाइम्स एयर वायलेशन पाकिस्तान ने किया है, आप अलग अलग नाम से। तो ये अब कभी काबुल में, कभी जलालाबाद, कभी इधर, कभी उधर। पक्टिया एक जगह का नाम है। बार बार सिविलियंस को मारते जा रहे हैं 714 टाइम्स 3 साल के अंदर। अगर उसको पीस मिल देखेंगे, सबसे ज्यादा 2025 को हुआ है। तो उनके पास था नहीं उस समय। आज के दिन में सुनने में मिला है कि वो S-300 एक्वायर कर लिए हैं। S-300 तो रशिया बनाता है, चाइना भी बनाता है, तो कौन दे रहा है उनको? डिप्लॉयमेंट वहां पे होने लगे हैं, ठीक है ना। वो उसके साथ, ये ड्रोन के साथ, ये भी भूलिएगा मत, अमेरिका $83 बिलियन का जो डिफेंस आइटम छोड़ के गए थे, 83 बिलियन में से 300,000 डिफेंस प्रोडक्ट्स, इंक्लूडिंग 212 एयरक्राफ्ट। 212 में से करीब 100 एयरक्राफ्ट जो है नॉन फंक्शनल है, उनका एवियोनिक्स नहीं है, रडार नहीं काम कर रहा है, उनका पहिए नहीं काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट कोई है ही नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम या कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे। लेकिन मेरे खबर के मुताबिक 45 से 55 हवाई जहाज जो है वो ठीक कर डाले हैं और इनके पायलट्स के से वो ट्रेनिंग ले चुके हैं, और कहां से लिया है ये नहीं पता है। सो एयरफोर्स बाय एंड बाय वो उस तरह वो तैयारी करते जा रहे। जहां तक आपके सवाल है, ये सवाल के जवाब में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज के दिन में गुप्त ईरान के साथ बातचीत चल रही है स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। ये पीस टॉक के पीछे ये जो अभी तेल खरीद रहे हैं बाय लैंड रूट, इसके साथ ये ऐसा जगह ढूंढ रहे हैं ताकि अगर जरूरत पड़ता है तो ये जो ईरान का जो स्पेस, एयर स्पेस और लैंड स्पेस, ये हो सकता है आने वाले समय में वो इस्तेमाल करें। और इसीलिए आपका ध्यान थोड़ा सा मैं आपको इसमें उजागर करना चाहता हूं। ये जो लड़ाई हुई थी 40 दिन का, यह 39 डेज एयर वॉरफेयर अमेरिका ने किया था ईरान के खिलाफ,
ईरान की हवाई जहाज दो देशों में जाके पाक थे, एक था पाकिस्तान और दूसरा थे इराक। ये दो देशों के बारे में धीरे धीरे सैटेलाइट कवर अमेरिका के कांग्रेस में ऑलरेडी काफी डिबेट हो चुका है उसके ऊपर कि कैसे आप पाकिस्तान को ट्रस्ट कर सकते हो जब ये चुपचाप इनको छुटकारा दे रहे हैं। बाद में उसको थोड़ा सा उसको टेम्पर डाउन करने के लिए ये बताया जा रहा था कि जो भी कुछ एक्शन पाकिस्तान ले रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप के नॉलेज के मुताबिक। मेरे ख्याल से ये डोनाल्ड ट्रंप का नॉलेज नहीं है और नहीं था, उनका ये डबल स्टैंडर्ड दिखाने का ये गेम है। सो बेसिकली आपका क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर है अफगानिस्तान नो नो फॉर स्ट्रेटेजिक डेप्थ। उनका बड़ी प्लान कर रहे हैं ईरान के साथ कुछ समझौता करके ये अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ का लैंड और एयर स्पेस को अवेलेबल करना चाहते हैं अगर लड़ाई होता है आने वाले समय में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। बैक टू यू प्लीज सर। लास्ट क्वेश्चन ऑन अफगानिस्तान, देन आई वांट टू कम ऑन बलूचिस्तान, क्योंकि इसमें बलूचिस्तान का भी एक रोल रहा है और वहाँ पे एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है। सर, एक तो आपने कहा कि ड्रोन है, यूएस का एयरक्राफ्ट है, पर आपने जो मेंशन किया कि ट्रेनिंग, अब पायलट को भी ट्रेन करना है और साथ ही साथ अगर ड्रोन चलाने के लिए भी बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। ऐसे इतने अगर आप ड्रोन चला रहे हैं, हैज टू बी ट्रेन्ड। $20,000 भी कोई सर छोटा अमाउंट तो नहीं है अफगानिस्तान जैसे देश के लिए, जो भी अपने आप को रीडिस्कवर कर रहा है इकोनॉमिकली। तो सर ये ट्रेनिंग कितनी इंटेंस होती है, कितनी लंबी होती है? मैं इस सेंस में जानना चाह रहा हूँ कि यूएस जाके ट्रेन होना या चाइना जाके ट्रेन होना एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जब डेलीगेशन भारत आती हैं, कौन रुक जाती है, पता नहीं कौन ट्रेन हो जाती है। वो आप बोल रहे हैं धुरंधर 3 बताएगा, बट हाउ इंटेंसिव इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम? मैं सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप बहुत स्माइल कर रहे हैं आज, आपको लग रहा है कि आप बताना नहीं चाह रहे बहुत चीजें, बट ऑडियंस समझदार है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हाउ लॉन्ग इज अ ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर अफगानिस्तान, जो पहले बिल्कुल ट्रेन नहीं थी, रॉ से आप एक्सपर्ट बना रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग इज अ ट्रेनिंग शेड्यूल सर? देखिए एक फाइटर पायलट, देखिए अलग अलग किस्म की हवाई जहाज होता है, एक छोटा हेलीकॉप्टर, एक मीडियम साइज, एक बड़ा हेलीकॉप्टर जो अपाची जैसे वो बड़ा हेलीकॉप्टर है, 30 से 35 जवानों को उठा के ले सकता है। इसी तरह हवाई जहाज अलग अलग, एक लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट होता है जैसे कि C-130 या आपका 17J जो होता है इस किस्म का अमेरिकन, और फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं अलग अलग किस्म की, जैसे मिग सीरीज होता है रशियन का, और मिग एंड सू सीरीज, और इनका होता है एफ सीरीज चाइना का होता है, कि जे सीरीज में आजकल स्टार्ट हो गया है। सो ये चाइना बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। लेकिन आपका मेन सेंट्रल क्वेश्चन है ट्रेनिंग। एक फाइटर पायलट बनने के लिए कम से कम आपको अलग अलग स्टेज के कुल मिला के 3 साल का ट्रेनिंग की जरूरत है। ये मेरा एक्सपीरियंस, मेरा स्टडी के मुताबिक, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि खर्चा को कम करने के लिए कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे प्रून डाउन किया जा रहा है और उसको बढ़ा रहे हैं स्टेजेस में, अलग अलग स्पर्ट्स में किया जाता है। कोई ट्रेनिंग 6 महीने का होता है, उसको बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग होता है, उसके बाद फिर गैप होता जाता है ग्राउंड में अपने आप को वैलिडेट करने के लिए, फिर वापस आते हैं 2-3 साल के बाद, फिर ट्रेनिंग उसको रिफ्रेश किया जाता है। तो कुल मिला के ये 3 साल से ज्यादा ट्रेनिंग होता है, इकट्ठा नहीं, ये अलग अलग टाइम है। सो बेसिक ट्रेनिंग जो है आप 6 से 9 महीने का टाइम लीजिए। इसमें एक फाइटर पायलट जब बनता है उसको सीधा फाइटर एयरक्राफ्ट में नहीं डालते हैं, जेट में नहीं डालते हैं, उसका एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होता है, जैसे हमारा किरण था, या किरण अभी मॉडिफाई करके अपग्रेड किया जा रहा है। तो इसी तरह ये जो ट्रेनिंग है आपका साल से 1.5 साल का मिनिमम ट्रेनिंग चाहिए। ये कौन दे रहा है ट्रेनिंग, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी जवाब के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। मेरे विचार के मुताबिक जैसे पाकिस्तान का सोल्जर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं कहाँ, चेंगडू में, किसका, वो J-17 वाला जो सीरीज है जो 35 के बराबर है। इसी तरह हो सकता है कि अफगानिस्तान भी, उनके भी तालिबान के ये थे, टोली जाके मिल माल के आए हैं, हाथ मिला के आए हैं, तो हो सकता है वो ट्रेनिंग दे रहा हो उधर। इसी तरह और भी देश है, हमें क्या पता है। अमेरिका उनको अभी हाथ मिला रहा है, वार्मिंग अप हो रहा है, वो भी चाह रहे हैं बगराम एयरफील्ड चाहिए। बगराम एयरफील्ड के लिए तालिबान कह सकता है कि भाई आप क्या दोगे हमें, आप तो 20 साल तक हमारा पूरा नुकसान करते गए, शरिया लॉ के खिलाफ आपने करते गए, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, हम तो वीमेन लिबरेशन चाहते नहीं है, वीमेन फ्रीडम नहीं चाहते, आपने सब कुछ जो उल्टा काम करके गया, हमारा शरिया लॉ होगा। अमेरिका अभी बोल दिया इनडायरेक्टली, आप शरिया करो जो करो, आपका ह्यूमन राइट वायलेशन, लेकिन हमें बगराम एयरफील्ड, हो सकता है बगराम एयरफील्ड के चक्कर में वो ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दिया, उनका हवाई जहाज उधर ही बैठे हुए हैं।
सर ऑडियंस सोच रही होगी कि कितना आप सर मास्टरफुली स्किलफुली हर चीज चाइना और अमेरिका पे छोड़ रहे हैं। एयरक्राफ्ट उनका, ट्रेनिंग उनकी, सिर्फ भारत दवाइयां भेज रहा है वहां पे, शिप लोड एंड प्लेन लोड भारत सिर्फ दवाइयां भेज रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। पर सर मैं बलूचिस्तान पे आना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो एयर स्ट्राइक है इसमें कुछ जो टारगेट्स थे वो बलोच के फायदे के भी हैं, और एक बड़ी देर से बात चल रही है, कैन देयर बी अ लूज अलायंस और अ क्लियर अलायंस। क्योंकि अब ये देखिए अफगानिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है, उसकी ओवरनाइट एक स्ट्रेच थी अगेंस्ट व्हाट इट सेड वर आईएसएस लिंक्ड फैसिलिटीज इन बलूचिस्तान। अब फैसिलिटीज क्या थी, पाकिस्तान आर्मी की थी, आईएसएस की थी, पाकिस्तान आर्मी और टेरर ग्रुप्स कितना जुड़े हुए हैं ये तो भारत ने भी साबित किया है ऑपरेशन सिंदूर के समय। तो बलूचिस्तान में तो इफेक्टिवली मैं इससे ये निकाल रहा हूं कि बलूचिस्तान में भी अफगानिस्तान एक्शन ले रहा है। Do you think what is your input? What is the situation of the freedom struggle in बलूचिस्तान? अगर मैं एक ओवरव्यू लूं और उस ओवरव्यू को सर सेकंड पार्ट के अंदर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बीच बीच में सुनने में आ रहा है कि क्लोजनेस बढ़ती जा रही है, जो यूएस आर्म्स छोड़ के गया वो कई लोग कह रहे हैं बलूचिस्तान पहुंच गए हैं। सो दोनों पार्ट्स में आप इसको जरा कवर कीजिए, पहले बलूचिस्तान इंडिपेंडेंटली है, देन अफगानिस्तान बलूचिस्तान का क्या चल रहा है। बिल्कुल, ये 11 मार्च 2025 को एक ट्रेन की वहां पे अटैक हुआ था, रेड हुआ था क्वेता स्टेशन के पास, क्या बोलते हैं उसको, जाफर एक्सप्रेस, यस, जाफर एक्सप्रेस की रेड हुई थी। काफी मारे गए थे उनकी जो फौज के हैं, और उनका माजिद ब्रिगेड ने सक्सेस उसको क्लेम किया था। तो उसके साथ मैंने एक आर्टिकल लिखा था, साउथ एशियन टाइम न्यूयॉर्क में ये पब्लिश हुआ था। उसके साथ मैंने 2-3 चीजों को हाईलाइट किया था इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन। सबसे पहला चीज है, तालिबान का जो जिगरी दुश्मन है वो है आईसिस खोरासन, ठीक है ना। खोरासन केपी बोलते हैं, लिखा जाता है केपी, आईसिस या आईएस केपी लिखा जाता है। या इसको समझने के लिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक लाइन में बोल देता हूं कि 2017 को जो अमेरिका और एलाइड फोर्सेस आईसिस का जो कैलिफेट था, जो सीरिया और इराक के अक्रॉस में 262 किलोमीटर का फैलाव था, उन्होंने क्लेम किया अमेरिका और एलाइड फोर्सेस कि उनका मेरुदंड जो बैकबोन है उनका तोड़ डाला है, और वो अभी नॉन एग्जिस्टेंट है। लेकिन कोई भी इस किस्म की संस्था होता है, उनका आप हथियार नुकसान कर सकते हैं, फिजिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उनका आइडियोलॉजी जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तुरंत 2017 के बाद आईसिस जो है 3 अलग अलग टुकड़ों में, एक नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, एक आपका ये जो मेडिटेरियन कोस्ट के साथ है, और एक है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। मेडिटेरियन कोस्ट के साथ जो उसको लेवांटे कहते हैं, लेवांटे, मेडिटेरेनियन, सीरिया, आपका काफ़ी इलाका आ जाता है, लेबनान का एरिया है, जॉर्डन का भी छोटा टुकड़ा आ जाता है उसमें, टर्की के कुछ हिस्से हैं उसमें, वो लेवांटे एरिया बोलते हैं। और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका जो है, गए तो थे नॉर्थ वेस्ट, मोरक्को शोरक्को तक, वहाँ अभी छोटे मात्रा में देखने में मिल रहा है, लेकिन चले गए कहाँ पे, वो सेंट्रल अफ्रीका, जिसको बोलते हैं सहेल रीजन। सहेल रीजन इज लॉलेस, एब्सोल्युटली नो गवर्नेंस। तो वहां पे उनकी फैलाव, बोको हराम का जो नाम सुनते रहते हैं वो लीडर है उधर, तो वो आईसिस फैला हुआ है पूरा डर। आज जैसे सुबह अटैक हुआ नाइजर में, उनके एयरफोर्स का एक स्टेशन है एयरफील्ड के पास, उधर एक अलायंस बना रखे हैं माली, बुर्किना फासो और ये नाइजर। तो उसके ऊपर अटैक करके 25 लोग मारे, 20-25 लोग मारे गए हैं, लेकिन उसके जवाब में उन्होंने जो अलायंस बना रखा है, मिलिट्री हुंटा है वो, डेमोक्रेसी नहीं है उधर, तो मिलिट्री हुंटा ने काउंटर अटैक किया है और 35 लोगों को, टेररिस्ट को मारा, ये क्लेम कर रहे हैं। आने वाले समय में क्लैरिटी है। सो बेसिकली एक जो खोरासन वाला मैं कह रहा हूँ, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ कैलिफेट जाता है उसका, कहा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया उसके बाद न्यूजीलैंड। ये कैलिफेट बना है नहीं, ये उनका प्लान था लेकिन बन नहीं पाया। 2019 को ये जब अलकायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन, उन्होंने क्लेम किए थे कि ये जो है कैलिफेट, ये अलकायदा और आईसी से जुड़े हुए हैं। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सेंट्रल क्वेश्चन जो है, तालिबान अफगानिस्तान जो है, ये आईसिस खोरासन के साथ बिल्कुल ये इनका मिलता नहीं, बिल्कुल पड़ता नहीं है, ये जानी दुश्मन है। नंबर 1, जब से उनका टक्कर होने लगा अफगानिस्तान के ऊपर और तालिबान पूरा रूल ऑफ गवर्नेंस की तरफ आ गए,
तो उनको धकेल के वहां से निकाल दिया, वो पाकिस्तान की तरफ आके पाकिस्तान ने उनको सेंचुरी दिया है। कहाँ का? खैबर पख्तूनख्वा, और बॉर्डर के साथ साथ ये जो दुरान लाइन है उसके जो पहाड़ियों के साथ साथ नीचे की तरफ वो जाता है, कहाँ पे? बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान की तरफ जो जाते हैं ये सब आईसिस खोरासन का बता रहे हैं कि कैंप को हिट किए हैं। मेरे जो जितना मैं स्टडी किया हूँ, आई मे बी रॉन्ग, मेरा स्टडी के मुताबिक ये पाकिस्तान मिलिट्री कैंप को हिट किए हैं, नॉट आईसिस। ठीक है, सो ये दो चीजें मैंने क्लैरिफाई किया। पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप को हिट कर रहे हैं सर, आईसिस को नहीं किया, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। दैट मींस फिर तो आप बलूचिस्तान को फुल सपोर्ट दे रहे हैं, एरियल सपोर्ट दे रहे हैं एज अ फॉरेन नेशन। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट नाउ। लास्ट पॉइंट ये है कि तालिबान अफगानिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन आर्मी सिर्फ एक संस्था नहीं रहा, वो 5 कॉन्ग्लोमरेट, माजिद ब्रिगेड भी उसका एक हिस्सा है, 5 अलग अलग जो नाम के साथ ये जुड़े हुए हैं, और ये फुल सपोर्ट, फुल कोलैबोरेशन किसके साथ है? तालिबान ऑफ अफगानिस्तान। ये वहां पे ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ होता, हथियार जो उनके पास पड़े थे 300,000 इक्विपमेंट्स, उनमें से कुछ उनको दिया गया है, उनका ट्रेनिंग मिल रहा है। और मेरे खबर और स्टडी के मुताबिक ये जो कहते हैं ना, जैसे कि हमास को पैसा आ रहा है ट्रांजैक्शन, कहां से? इटली जैसे देश से। कैसे? उनका चर्चेस में पैसा कंट्रीब्यूट किया गया, चैरिटी के नाम पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पैसा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन को कोई देख नहीं पाता है, कोई डिकोड नहीं कर पाता, एनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन है। तो इसी तरह इसी माध्यम के जरिए से एनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन हो रहा है तालिबान की तरफ और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ। बलोच लिबरेशन आर्मी जो है अभी अपना स्ट्रगल को वो कह रहे हैं कि ये लिबरेशन मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट है। जो अमेरिका 2012 को फ्रीडम मूवमेंट कहा था, यही डोनाल्ड ट्रंप 2019 को जब प्रेसिडेंट थे, इन्होंने पाकिस्तान को एपीज करने के लिए उनको टेररिस्ट बुलाया। यही डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ 3-4 और देश हैं, यूरोपियन, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन में 1-2 बार ऑलरेडी रेजोल्यूशन लेजिस्लेट करने के लिए मूव किया गया है, लेकिन उन्होंने उसको वेटो किया है या उसको सपोर्ट नहीं किया है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कहां पे, किस तरफ आपका नदी की जो पानी है बह रहा है और हवा की रुख किस तरफ है, ताकि अमेरिका, वेस्ट यूरोप और बाकी जो देश इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये किसको सपोर्ट कौन कर रहा है आप अंदाज लगा सकते हैं। इससे पहले जो 2-4 सवाल आपने पूछे थे, आपको बिंदु जोड़ना पड़ेगा। होपफुली धुरंधर 3 में ये भी स्टोरी आके सामने पेश होगा। सर मैं पर बलूचिस्तान का जो आप बता रहे हैं, क्योंकि ये एकदम सडन चीज हुई है, क्योंकि एक गेम चेंजर है। एक देश के पास सडनली एयरफोर्स आना, कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक इनटू पाकिस्तान एंड डीप इनटू पाकिस्तान, बलूचिस्तान में स्ट्राइक कर पाना, खैबर में तो चलो कर पाना, तो वो एक कैपेबिलिटी की स्ट्रेंथ दिखाता है। और अफगानिस्तान ने तो पहले भी जिहाद डिक्लेयर की हुई थी, जब ये वहां पे बोला बच्चों को मारा गया या हॉस्पिटल में पेशेंट्स को मारा गया। सर बलूचिस्तान मूवमेंट आप किस लेवल पे देखते हैं ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर बात करें, क्योंकि एक ईरान के अंदर भी बलोच का पार्ट है, एक पाकिस्तान के अंदर है, वो ग्रेटर बलूचिस्तान एक अलग चीज है। बट सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आज आप क्या, जो आपके इनपुट है कि कितना कंट्रोल बचा है पाकिस्तान का, या अगर आप हिस्टोरिकली एक फ्रीडम स्ट्रगल देखें तो वेयर डू यू थिंक टुडे Balochistan freedom struggle is there? Is it near creating a state of Balochistan? Very far? It is a state where Pakistan has lost control. अगर आपको sum up करना हो तो where would you to describe today's position, sir? मैं ये कहूँगा ये जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी हो रही है 21st सेंचुरी में, इट इज बेसिकली अमेरिका एज अ सुपर पावर। ये जो ईरान का लड़ाई हुआ है 39-40 डेज, ये चंद एक चीजें, 3-4 चीजें हाईलाइट हुए हैं। नंबर 1, उसका लिमिट ऑफ पावर डेमोन्स्ट्रेट हुआ है, किसका? यूएसए का। नंबर 2, उसका जो मोनोपोली हुआ करता था यूएसए का ऑन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड इक्विपमेंट, ये मोनोपोली का जो डिक्लाइनिंग स्टेज है ये देखने में मिला है। नंबर 3, चाइना जो उभर के आउट ऑफ द ब्लू नहीं, ये धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन दिखने में मिला है ये ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी, एडवांस वेपन सिस्टम, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल प्लेटफॉर्म, ये उनका बैंकिंग चैनल्स, शिपिंग लेन्स, डुअल यूज आइटम्स, और भी बहुत कुछ है। मेरे पास 20-25 लिखे हुए हैं। ये सारे जो पॉइंट्स अभी बता रहा हूँ, ये ईरान की लड़ाई में क्लैंडेस्टाइनली ये यूज हुआ है या अप्लाई किए गए हैं। और चौथा चीज जो है, ये जो वेस्टर्न हेजिमोनी है, वेस्टर्न हेजिमोनी का ये एक समाप्ति का संदेश नहीं,
बल्कि ये कॉन्क्रीट एविडेंस की तरह ये साबित हुआ है। तो इससे क्या होता है, अभी वेस्ट एशिया का जो कहानी है, ये कभी ना कभी ये जो अभी प्रपोजल चल रहे हैं, इस प्रपोजल इट विल लीड टू दो चीजें। एक है मल्टीपोलैरिटी बढ़ेगा, जो कि अमेरिका के हित के लिए नहीं है, वो खुद नहीं चाहते हैं मल्टीपोलैरिटी, वो चाह रहे हैं कि G2 अमेरिका और चाइना। और दूसरा चीज ये है कि रीजनल आर्किटेक्चर जो सिक्योरिटी है, अभी तक इजराइल का जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन ईरान एज ए एनिमी स्टेट, क्योंकि ईरान उभर के एक रीजनल पावर बन गया है और उसका डोमिनेंस, इजराइल की जो डोमिनेंस पहले होता था, इट इज बीइंग चैलेंज्ड। प्लस ईरान बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलाप करना शुरू कर दिया है। प्लस 2023 को ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में हाथ मिलाए थे। अभी इट पॉइंट्स टुवर्ड्स वन डायरेक्शन कि लड़ाई कोई नहीं चाहते हैं, वायलेंस कोई नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं डी एस्केलेट हो, सब चाहते हैं डेवलपमेंट हो, सब चाहते हैं शांति होना चाहिए। लेकिन इजराइल चाह रहा है कि ये शांति उससे खुश नहीं होगा, वो चाहता है ग्रेटर इजराइल। मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि जो आप सवाल जो कह रहे हैं कि इसका क्या होगा नतीजा ये हो रहा है कि अमेरिका सूनर और लेटर ये अपना जो लॉस्ट टेरिटरी है और डोमिनेंस है उसको रिगेन करना चाहेगा। और रिगेन ऑफ डोमिनेंस ये एक अलग सब्जेक्ट है। यूरेशिया का जो आज के गेम में पूरा गेम जो खेला जा रहा है, कंप्लीट जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, ये पूरा गेम यूरेशिया में हो रहा है। यूरेशिया का पॉपुलेशन है करीब करीब 70% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसमें यूरोप आता है, उसमें रशिया आता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, वेस्ट एशिया आता है, साउथ एशिया आता है, चाइना आता है। प्लस उसका जो जीडीपी अगर आप हिसाब लगाएंगे पीपीपी टर्म्स में, इट इज 55 to 60% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। ही हु डोमिनेट्स यूरेशिया विल डोमिनेट द वर्ल्ड। यहाँ पे चाइना ऑलरेडी इतने क्लैंडस्टाइनली, इतना इंटेलिजेंटली अपना बीआरआई का नाम लेके, अलग अलग आजकल जीएसआई जीडीआई नाम लेके लोगों के साथ जोड़ा। 152 कंट्रीज हैव साइंड बीआरआई इवन नाउ, डिस्पाइट सम ऑफ देम हैव रेज्ड द हैंड अंडर द डेट डिप्लोमेसी या डेट ट्रैप। अभी भी 152 देश हैं जो 193 में से चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये लंबी गेम है, एक पॉडकास्ट में ये हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अभी अमेरिका इसको रिगेन करना चाहता है कंट्रोल। मेरे विचार के मुताबिक अमेरिका नहीं चाह रहा है कि चाइना का डोमिनेशन जैसे फैल रहा है। 14-15 मई को जी ने क्या बताया डोनाल्ड ट्रंप को, ये बताया कि कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा मैं सुपर पावर हूं, ये क्या आप कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी कह रहा हूं विद कोऑपरेशन, मैं कन्फ्रंट करूंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं। वो कह रहे हैं कि नहीं आप ये मत करो। ये उनका भाषा में सिंपल चाइनीज को अगर आप, मैं चाइनीज क्वालिफाइड हूं बाय द वे, अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं उसका मीनिंग होता है अवॉइड एडवर्सरियल रिलेशंस, मैनेज डिफरेंसेस। तो इसी के साथ और मल्टीपोलैरिटी की बात को छेड़ रहे हैं कि भाई बाइपोलर वर्ल्ड मेरे को पसंद नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसको पुतिन कह रहा है मल्टीपोलैरिटी विथ पॉलीसेंट्रिक नोड्स, यानी कि ईरान जैसे देश भी हैं, 3 पोल होंगे, अमेरिका, रशिया और चाइना, और रशिया के डोमिनेंट और चाइना के डोमिनेंट का जो नोड होगा वो ईरान। तो मिडिल ईस्ट विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ईरान। सो फॉरसेबल फ्यूचर में मेरे अंदाज के मुताबिक ये जो मिडिल ईस्ट का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, जो अभी धीरे धीरे दिखने लगा है, इट विल बी अ रीजनल आर्किटेक्चर, मीनिंग लोकल प्रॉब्लम विथ लोकल सोल्यूशन, वेस्ट एशिया प्रॉब्लम विथ वेस्ट एशिया सोल्यूशन। अमेरिकन को रहने की कोई जरूरत नहीं है। नेतान्याहू जो है चूंचा करते रहेगा, वो मानेगा नहीं, हिजबुल्लाह को हिट करते रहेगा, वो साबोटाज करने की कोशिश करेगा। लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे इजराइल ये आइसोलेट होते जा रहा है। अगर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करते रहता है तो उसको ईरान के सामने झुकना पड़ेगा, जो कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्स आज के दिन में मिल रहा है, वो आज ये जो एमओयू और जो फाइनल एग्रीमेंट होने जा रहा है, इसको सपोर्ट में बहुत कम लोग हैं। वो कह रहे हैं कि आपने सरेंडर कर दिया है। आपने वो एग्जांपल ले रहे हैं, वर्साइल्स ट्रीटी जो हुआ था 1919 में, जर्मनी को पेनलाइज किया गया था। जर्मन उस समय अटैक किया था, उसको पेनलाइज किए थे, पेनल्टी लिए थे, लैंड लिया गया था, पैसा लिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे ईरान को आप रिवॉर्ड एंड अवार्ड दे रहे हो, ये किस किस्म की समझौता है। तो ये जो डाइकोटोमी हो रहा है, ये जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी के थ्रू हम अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, इसका नतीजा यही होगा। पाकिस्तान जो सवाल आपने पूछे हैं, सूनर और लेटर
ये पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहते हैं क्योंकि चाइना अंदर ऑलरेडी घुस चुका है इनका वे ऑफ लाइफ। नंबर 2, चाइना को एक चाहिए एक्सेस टू सिक्योरिंग बेस इन द वार्म वाटर पोर्ट ऑफ ग्वादर। इसको अमेरिका किसी भी तरह छीनना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि सीपेक को नाकारा करे जितना जल्दी हो सकता है ताकि चाइना का डोमिनेशन ये पूरा खत्म हो जाए। और साथ ही पाकिस्तान को चेक्स एंड बैलेंस में रखने के लिए ये बलूचिस्तान का सपोर्ट मेरे अंदाज के मुताबिक सूनर और लेटर ये अमेरिका करते रहेगा, सो दैट इट रेस्टोर्स इट्स डोमिनेंट स्टेटस एंटी। नहीं तो इट विल अमाउंट टू एज गुड एज प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ चाइना। जी सर, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, क्योंकि ईरान का जो हुआ है, इजराइल ने अभी ही लेबनान पे स्ट्राइक कर दिया, पर वो एक अगले पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि इज द ईरान वॉर ओवर, अभी एमओयू साइन होते ही वायलेशन शुरू हो गई है। सो वन डज नॉट नो, और इस सबका इम्पैक्ट, क्योंकि इट इज अ मेजर इवेंट, इतना बुरी तरह यूएस फंसेगा ईरान के अंदर और उसके क्या परिणाम होंगे वो आने वाले टाइम बताएंगे। थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड डिस्क्राइबिंग द एंटायर अफगानिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान एंड द रिजल्टेंट फैक्टर्स के इसके पीछे क्या क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अस्कर, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू सर।